टॉपिक शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। मोटिवेशन का मतलब मैंने पढ़ा था कि मोटिवेशन मतलब किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करना मोटिवेशन कहलाता है। ठीक, तो उस मोटिवेशन को करने के मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दो तरीके की थ्योरी बताई गई हैं। आपका ट्रेडिशनल थ्योरी, आपका दूसरा है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरीज़ में जो बताया हुआ है आपका फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवॉर्ड थ्योरी, करंट एंड स्टिक थ्योरी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ये होना चाहिए, इसको सिर्फ क्लासीफाई करने के लिए ही बताया गया है आपका ट्रेडिशनल थ्योरीज़ क्या है और आपका मॉडर्न थ्योरीज़ क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको बताना भी चाहूँ तो फियर और पनिशमेंट थ्योरी, साफ पता लग रहा है कि मोटिवेशन करने का तरीका क्या, अगर काम अच्छा किया है तो रिवॉर्ड दे दो, अगर आप काम अच्छा नहीं किया है तो उसको पनिश कर दो। ठीक है, ये इस तरीके की थ्योरीज़ थी। उसके बाद है हमारा जो सिलेबस में है हमारा मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में 4 थ्योरी की बात वो कर रहा है। आज चारों थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका पहला है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ज़बर्ग मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी, उसके बाद मैकग्रर का एक्स एंड वाई थ्योरी और ओची की जेड थ्योरी। ठीक है, ये 4 थ्योरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है बेसिकली, हम तुम्हें पहले भी पता है और जानते हो बेसिकली क्या है। अब्राहम मास्लो ने 1943 में इस वाली मोटिवेशंस थ्योरी को बनाया था। ठीक है, और वो ये कहता है कि मोटिवेशंस के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए, मोटिवेशन के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए हर एक एम्प्लॉई मोटिवेशनल के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को इन 5 स्टेजों से गुजरना होता है। मतलब हर व्यक्ति के जीवन में ये 5 स्टेजेस आती हैं और ये 5 स्टेजेस 1 बाय 1 अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो इसका मतलब मानते हैं कि उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो बिल्कुल हाई लेवल का है। ठीक है, ये देखो, ये एक पिरामिड्स बनाया हुआ है। इस पिरामिड्स में देखो क्या बात की गई है। आपका सबसे पहला है आपका साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, मास्लो कहता है कि एक व्यक्ति की मोटिवेशन उसकी शारीरिक आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है। जब तक हम एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेते, संतुष्ट नहीं कर सकते उसको किसी भी तरीके से, क्योंकि मनुष्य के जीवित रहने के लिए उसको रोटी कपड़ा मकान तीनों ही चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें सम्मिलित हो गई तो इसका मतलब उसको संतुष्ट किया जा सकता है, उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। उसके बाद जब ये वाली कंप्लीट नीड हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी सुरक्षा की तरफ भागता है। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड का मतलब है कि मनुष्य का ध्यान अपनी सुरक्षा की ओर जाता है। भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से है। भौतिक सुरक्षा जैसे फिजिकल सेफ्टी में उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, कोई आक्रमण ना हो जाए, कोई उसको बीमारी ना हो जाए। ठीक है, उससे बचाव करना। इकोनॉमिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सुरक्षा का मतलब उसको अपनी थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी, क्योंकि उसका शरीर एक टाइम के बाद काम करना बंद कर जाएगा, शरीर बुढ़ापे की तरफ जाएगा, और शरीर बुढ़ापे की तरफ जाएगा तो उसको अपने बुढ़ापे में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ उसके पास होना चाहिए। तो ये एक दूसरा फैक्टर है, वो अपने सुरक्षा की तरफ भागता है। जब ये वाली नीड उसकी पूरी हो जाती है फिर उसका तीसरा आता है एफिलिएशंस ऑफ सोशल नीड। वो सोशल नीड की तरफ भागता है। सोशल नीड मतलब वो सामाजिक प्राणी है, समाज में वो अपना रहना चाहता है, समाज में अपनी मित्र मंडली बनाना चाहता है, समाज में अपना एक छोटा सा स्टेटस वो क्रिएट करने के बारे में वो सोचता है, जिससे अपने ऐसे दोस्त बना सके जिससे वो अपने दुख सुख उनसे बांट सके। ठीक है, उसके बाद है आपका है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड का मतलब होता है, ये थोड़ी ईगो नीड कहलाती है। ईगो नीड का मतलब होता है कि मनुष्य का जैसे ही थोड़ा सा स्टेटस अप होता है तो उसके अंदर जो थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, उस एटीट्यूड की वो बात कर रहा है। और उसके बाद लास्ट में है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है आत्म प्राप्ति की संतुष्टि। मतलब अब इस लेवल पर उसको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, वो अपने हर काम से मुक्त हो चुका है। ठीक है, तो ये एक तरीका है मास्लो का मोटिवेशन करने का कि मैं लोगों को इन स्टेजों के थ्रू अपना क्या कराऊँ, मोटिवेशन किस किस तरीके से हम करवाऊँ। ठीक है,
जैसे उसके बाद देखो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये सारा का सारा इसमें 1 से लेकर 5 पॉइंट तक लिखा हुआ है। उसके बाद इसकी मान्यताएं बताई गई है। मान्यताएं मतलब लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। लोगों की आवश्यकताएं अनेक है, उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। जो मास्लो ने बताया है, मास्लो की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के बेस पर उसने क्रम निर्धारित कर दिया 1 बाय 1। और एक्चुअल में हर ह्यूमन बीइंग के पास इसी तरीके का ही स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। उसके बाद संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है। जब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ तो फिर मैं किसी भी तरीके से मोटिवेट नहीं होती। मतलब जब मैंने एक्सट्रीम लेवल को ले लिया है, एक्सट्रीम लेवल को लेने के बाद अब मैं बेसिकली क्या है, मैं क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लेवल जब मेरा हो चुका है तो मैं हर तरीके से संतुष्ट हूँ। ठीक है। लोग अगली उच्च स्तरीय आवश्यकताओं पर तभी जाते हैं जब छोटी आवश्यकताएं उनकी पूरी हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी आलोचना की गई है। आलोचना में कहा गया है कि हम जो बात करते हैं कि 1 बाय 1 स्टेप्स की के थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये करता है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी की आवश्यकता कुछ है, किसी की आवश्यकता कुछ है। ठीक है। जैसे 2 पर्सन हैं, ए और बी। एक ए पर्सन नॉर्मल पर्सन है, लेकिन बी के लिए क्या है, उसके लिए उसका अपना एटीट्यूड, उसका अपना रुतबा इम्पोर्टेंट है। उसके पास खाने के लिए चाहे कुछ ना हो, लेकिन उसके पास ब्रांडेड गाड़ी होनी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए। इस तरीके से वो अपने आप को शो करने के बारे में सोचता है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज है उसमें। उसके बाद है, यह आवश्यक नहीं है कि एक ही समय पर एक ही वर्ग की आवश्यकताएं बलवती हों और शेष महत्वहीन हो जाएं। इस तरीके से इसकी आलोचना की गई है। ठीक है। ये डायग्राम बनाना है आपने और उसके बाद इसको ऐसे अपना मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट थ्योरी है हर्ज़बर्ग मोटिवेशन का, हाइजीन थ्योरी और 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर का मतलब है कि जो हर्ज़बर्ग है, हर्ज़बर्ग ने जब अपने साथियों के साथ इसका उत्पादन किया, इस वाली थ्योरी को जब वो लेके आया तो 2 फैक्टर्स के बारे में उसने सोचा। ठीक है। 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक फैक्टर है उसका हाइजीन फैक्टर और दूसरा है मोटिवेटर्स। ठीक है। हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर। हाइजीन का मतलब है कि वो ये चाहता है कि इट रेफर टू द फैक्टर दैट एलिमिनेट जॉब डिससेटिस्फैक्शन। इट रेफर्ड, इसका अभिप्राय उन तत्वों से हैं जो जॉब असंतुष्टि को समाप्त करते हैं। हाइजीन फैक्टर मतलब मैं जब कहीं पर काम करने जा रही हूँ तो मैं तभी कर पाऊँगी जब मुझे काम करने का वातावरण मेरे अनुरूप होगा, मेरे काम के अनुरूप होगा। ठीक है। जब मैं काम करना चाहूँगी, हेलो हर्ज़बर्ग वाला जो ये है हमारा मोटिवेशन और हाइजीन, या इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। हमने अभी पढ़ा था, इसके बारे में दोबारा से बताती हूँ। हाइजीन फैक्टर और जो मोटिवेटर्स है वो किस तरीके से अपना काम करता है। हाइजीन फैक्टर का मतलब जो है बेसिकली ये कर्मचारियों को अधिक उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती, लेकिन उनकी अनुपस्थिति उनको डिमोरलाइज करती है। ठीक है। इन तत्वों का संबंध काम के वातावरण से है जो निम्न तत्वों से संबंधित होती हैं। ठीक है। कहने का मतलब है क्या कि कहने का मतलब क्या है कि इस वाले फैक्टर में कह रहा है कि जब तक एक वर्कर्स को काम की अनुकूल दशाएं नहीं प्रदान की जाएंगी, वो मोटिवेट किसी तरीके से नहीं हो सकता। चाहे वो कंपनी की पॉलिसी हो, चाहे वो टेक्निकल इंस्पेक्शन हो, चाहे वो म्यूचुअल पर्सनल रिलेशंस हो, ठीक है, या उनकी वर्किंग कंडीशन हो, पर्सनल लाइफ हो, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, या स्टेटस हो, या एनवायरनमेंट हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि उन तत्वों से है, मतलब ये जो हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर हैं जो बेसिकली एक जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट करने की बजाय उसको डीमोटिवेट करने का काम वो करते हैं। ठीक है। मतलब इट रेफर टू द फैक्टर दैट एलिमिनेट जॉब डिससेटिस्फैक्शंस। ठीक। उसके बाद हमारा है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर का मतलब है कि ये फैक्टर उन तत्वों से है जो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करते हैं। इन तत्वों का सीधा संबंध कार्य से होता है। ठीक है। जैसे हम जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य सफलता पर, उनकी उपलब्धि पर
उनको हम पहचानते हैं, उनकी तरक्की के लिए उनका जो जॉब इटसेल्फ है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब हर तरीके से हम उनको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, हर तरीके से हम उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद नीचे एक जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, हर्ज़बर्ग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षक तत्वों, जो हमारा हाइजीन फैक्टर है, के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरीके की वृद्धि से प्रेरित नहीं होते, जबकि उनकी कमी से वो डीमोरलाइज होते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर क्या कि अगर मुझे इस फैक्टर के थ्रू अगर मैं मोटिवेट करती हूँ, तो इस फैक्टर का मतलब है कि एक कर्मचारी को अगर हमें मोटिवेट करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही दशा प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, वर्क कंडीशंस, वर्क प्लेस उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी जाकर एक एम्प्लॉई अच्छी तरीके से अपना 100% दे सकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में बोलता है कि हर्ज़बर्ग का जो ये हाइजीन फैक्टर है, विचार सभी परिस्थितियों में उचित नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया, जैसे इस विचार के अनुसार वेतन में वृद्धि कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि नहीं करती, लेकिन यह बात केवल उन दशा में लागू होती है जहां औसत जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है, अर्थात जहां सरकार द्वारा लोगों को सामान्य जीवन स्तर आवश्यक रूप से प्रदान किया जाता है, वहाँ वेतन वृद्धि महत्वहीन है। दूसरी ओर शोध कार्यों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि अविकसित देशों में वेतन वृद्धि कर्मचारियों में उत्साह का सृजन करती है। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो डायग्राम गिवन है मास्लो की थ्योरी को और जो हर्ज़बर्ग के 2 फैक्टर्स हैं उसको कंपेयर किया गया है और उसको मतलब इक्वली माना गया है। जैसे ये हमारा है जो निम्न आवश्यकताएं हैं, निम्न आवश्यकताएं वो क्या है, निम्न आवश्यकताएं कब को हर्ज़बर्ग के जो ये है कंपनी की नीति प्रशासन, मतलब उसके जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं उसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं वो अभिप्रेरक हैं। उस तरीके से दोनों को अगर मैं देखूं तो दोनों एक तरीके से ही काम करती हैं बेसिकली, बस ऑथर्स ने अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा थ्योरी है आपके पास आपका मैकग्रेग का एक्स और वाई थ्योरी। ठीक है, तीसरी थ्योरी आपकी मैकग्रेग की एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स और वाई थ्योरी में ये जो डायग्राम है इसमें ही साफ साफ बताया गया है एक्स विचारधारा क्या है और वाई विचारधारा, मतलब 2 कंसेप्ट को लेकर वो काम करता है। पहला कंसेप्ट वो ये मानता है कि मनुष्य आलसी और कमज़ोर है। ठीक है, दूसरे कंसेप्ट में वो मानता है कि मनुष्य कार्य करना चाहता है लेकिन उसको कार्य करने की दशाएं उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती। दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि अधिकांश व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते, दायित्व स्वीकार करने से घबराते हैं, लेकिन दूसरे विचार में, इस विचारधारा में व्यक्तियों को उत्साही, उत्तरदायी और प्रयत्नशील व्यक्ति माना जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें कहता है कि इसमें व्यक्ति निर्देशित होना चाहते हैं, अर्थात वे चाहते हैं कि कोई उन्हें कहे तभी वो काम करेंगे, लेकिन इस वाले वाई फैक्टर में वो कहता है कि वाई फैक्टर में कर्मचारी खुद ही इनिशिएटिव लेकर अपना काम करता है, स्वतः ही अपना काम करता है, बस उसको एक डायरेक्शन दे दी जाती है और उसी डायरेक्शन के बेस पर वो खुद ही अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद है आपका अभिप्रेरण केवल शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं तक सीमित है, जो 4th पॉइंट है, लेकिन इसमें वाई में सोचता है इसके अनुसार शारीरिक तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से कम तथा थोड़े समय के लिए अभिप्रेरणा होती है, जबकि आत्म प्राप्ति, मान सम्मान आदि से लगातार होती रहती है। और 5th पॉइंट ये कहता है कि काम लेने के लिए कड़े नियंत्रण, धमकी, दंड व्यवस्था आदि उपायों का इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि इस पॉइंट में कहता है कि यह उचित वातावरण प्रदान किया जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही पूरी मेहनत से अपना काम कर लेता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों प्रकार के एम्प्लॉय को वो मोटिवेट करने का काम कर रहा है। दोनों प्रकार के एम्प्लॉय किस तरीके से, वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा सोचता है कि उसको काम करने के अनुकूल दशाएँ, वो आलसी होता है, वो कामचोर होता है, वो काम करना नहीं चाहता, कोई उसको कहे तभी वो काम करेगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो खुद ही पहल करके अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये विचारधारा इस तरीके से 2 फैक्टर को अपना कैलकुलेट करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज पर इन तीनों जो विचारधारा हैं उनको कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तीनों को कंपैरिजन किया गया है और तीनों किस लेवल पर इक्विवेलेंट काम करती है वो दर्शाया गया है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो लास्ट थ्योरी है आपकी ओची की जड़ थ्योरी। ठीक है, ओची की जड़ थ्योरी क्या कहती है कि ओची जो है, विलियम्स जे ओची है, जापानी प्रबंध व्यवस्था के आधार पर अभी प्रेरणा की जड़ विचारधारा की रचना की है उसने। ठीक है, उसने जो अभी मैग्रर का एक्स और वाई था, एक्स और वाई को पढ़कर उसने फिर जड़ विचारधारा को दिया। ठीक है, जापानीज सिस्टम के अकॉर्डिंग वो क्या मानता है कि अगर मैनेजमेंट का प्रोसेस सही तरीके से एप्लीकेबल किया जाए, अगर मेरा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अगर वो सारे के सारे फंक्शन अच्छी तरीके से किए जाएं तो ये मानता है कि ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉय है ऑटोमेटिकली अपना मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, देखो इसमें आपका प्लानिंग बताया गया है। प्लानिंग का मतलब आपका मोर अटेंशन इज पेड टू द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, द subordinates are given importance in decision making, no hasty decision are taken and ample time is given before arriving एट सम डिसीज़न। उसके बाद डिसीज़न इम्प्लीमेंट क्विकली। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो हमने अभी ऊपर प्लान किया है उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, चाहे वो कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजन है, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन विद कोलेक्टिव कंसल्टेशन है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट चेंज, इंटरनल चेंज एजेंट्स आर यूज्ड, उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। स्टाफिंग का मतलब अपने बिजनेस में रिक्रूट करना, मेकिंग रिक्रूटमेंट थ्रू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेज, मेकिंग प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द होल लाइफ, द प्रिवलेंस ऑफ चेंज ऑफ कंपनी बाय द एम्प्लॉय इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन इज स्लो एंड इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग इज कंसिडर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू अराउज a spirit of dedications among the employee toward their company। उसके बाद डायरेक्टिंग में मतलब डायरेक्शन देना। हम ये पढ़ चुके हैं सारे बारे में, प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग क्या है, उसके बारे में मुझे मीनिंग क्लियर है। तो जब डायरेक्शंस की बात करता है, ए लीडर परफॉर्म द रोल ऑफ helper, effort is made to reduce quarrel, disputes and friendly relations are stressed, face to face communication is given importance। और control का मतलब more importance to quality, close control, collective control in place of individual control। ठीक है, हम इंडिविजुअल को कंट्रोल ना करके, क्योंकि हम सभी फंक्शन को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो सभी फंक्शंस को जब एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो बेटर रिजल्ट के लिए हम कोलेक्टिव ही उनको कंट्रोल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका फीचर्स क्या हैं जब प्लानिंग इस तरीके से की जाती है, जब प्रोसेस के साथ काम करता है तो आपका फीचर्स क्या है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों को आप शामिल करते हो। ठीक है, कर्मचारियों को शामिल करते हो तो क्योंकि एक्चुअल काम तो कर्मचारियों को करना है, तो वो बेटर तरीके से बता पाते हैं कि किस तरीके से काम किया जाना है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट, जब कलेक्टिव काम किया जाता है, मिलजुल कर काम किया जाता है तो विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ता है तो विदाउट एनी डिस्प्यूट के स्मूथ कोऑर्डिनेशन के एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप और दूसरे के बाद तीसरा, और फाइनली जो मेरा प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय, दोनों के बीच में बढ़िया रिलेशंस मेंटेन होता है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, अभी बताया हमने, सभी लोगों के बीच में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि सभी काम बड़ा स्मूथ तरीके से चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव सभी के साथ वो काम करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि थ्योरी है तो क्रिटिसाइज़ भी किया होगा किसी ने, तो क्रिटिसाइज़ जब वो कर रहा है तो क्रिटिसाइज़ में वो क्या बात करता है। क्रिटिसाइज़ में सबसे पहला पॉइंट वो कहता है लैक ऑफ रिक्वायर्ड एफिशिएंसी फॉर पार्टिसिपेशन। जो जेड विचारधारा के कर्मचारियों के निर्णय में भागीदारी की बात कही गई है ना, जो मानता है कि अगर मेरे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन मेरे बिजनेस में होगा, लेकिन भारत में सभी कर्मचारियों की कुशलता का स्तर इतना नहीं है कि वे प्रबंधकों के साथ बैठकर कोई उचित राय दे सके, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो आज भी अनपढ़ है, आज भी उनके अंदर जो हमारे एजुकेशन है वो नहीं है। तो एक कारण ये भी है। परस्पर वफादारी की कमी भी होती है, लैक ऑफ
रेसिप्रोकल लॉयल्टी, क्योंकि मैं गरीब हूँ और क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो अगर कोई भी बंदा मुझे पैसे देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ ग्रुप फीलिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जाति, धर्म, रिलीजियन, कास्ट, उनकी इंटरेस्ट, उनकी भाषा अलग अलग तरीके से काम करती है, और जब वो काम करेगी तो सिर्फ ग्रुप उन्हीं लोगों का बनेगा, कलेक्टिव ग्रुप नहीं बन पाएगा। लेक ऑफ टॉलरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, जो विनियोग करता है उनकी सहन शक्ति में कमी है, क्योंकि उनको तो लगता है कि अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो उनको रिटर्न 100% होना चाहिए, और जब उनको रिटर्न 100% नहीं होता तो वो चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कांट वर्क इंडिपेंडेंटली, जो आपका अनौपचारिक संगठन है वो अकेले काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए औपचारिक संगठन का होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब एक फॉर्मल मेंटेन होना चाहिए, फॉर्मल के बाद हम अनफॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारे कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद है आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रिड्यूस स्पेशलाइजेशन, समांतर अदला बदली से विशिष्टीकरण में कमी आसानी से आ जाती है। उसके बाद है ए प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन इंडिया। इसकी बात करें तो जहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट इंडिया में इसी तरीके का काम होता है। जो हमारा मारुति उद्योग लिमिटेड है, जापानी प्रबंध व्यवस्था से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी सत्रों के कर्मचारियों के लिए एक कैंटीन बनाई गई है, सभी की एक वर्दी है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी में छोटे बड़े का भेदभाव ना रहे और सभी टीम के तरह काम कर सके, ठीक है। ये आपके पास आपकी थ्योरी हैं, 4 थ्योरीज हमने पढ़ी हैं। 4 थ्योरी में सबसे पहला हमारे पास था क्या बोलते हैं मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उसके बाद हमारा था 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास मैकग्रर का XY, और तीसरा हमारे पास ओची का Z, ठीक है। ये थ्योरीज़ हैं, इन थ्योरी को पढ़ो, समझ नहीं आए तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक रह गया इसमें टेक्निक ऑफ मोटिवेशंस। उस टेक्निक ऑफ मोटिवेशंस को हम कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपना कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है बच्चा।